तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CSS वेबसाइट लेआउट की। तो वेबसाइट लेआउट का मतलब है कि वेबसाइट को हम लोग डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करते हैं, जैसे कि एक हेडर हो गया, मेनू हो गया, कंटेंट हो गया, फुटर हो गया। कुछ इस तरीके से आपको दिखते हैं। सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर आपको हेडर का सेक्शन दिखता है, उसके बाद नेविगेशन मेनू का दिखेगा, फिर कंटेंट होगा। तो कंटेंट को भी इसने लेफ़्ट राइट और मेन कंटेंट में बांट रखा है। उसके बाद आपको लास्ट में फुटर दिखता है। तो ये वेबसाइट का लेआउट है। तो इतने सेक्शन आपको दिखते हैं। सबसे पहले हेडर, उसके बाद नेविगेशन मेनू, उसके बाद कंटेंट जो कि बीच में होता है, और इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं कंटेंट में लेफ़्ट राइट और मेन कंटेंट जो एरिया होता है वो बीच में होता है। उसके बाद सबसे नीचे फुटर होता है। तो इसको भी कैसे बनाते हैं, तो अभी तक जितना भी CSS पढ़ा है उसी का इसमें इसने इस्तेमाल किया है। तो और उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे हेडर सेक्शन इसे बनाना है तो यहाँ पर इसने बैकग्राउंड कलर ले लिया ये, उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर ले लिया, इसीलिए आपको जो लिखा हुआ है ये बीच में दिखता है इस सेक्शन के बीच में। और पैडिंग इसने 20 पिक्सल ले लिया है, तो 20 पिक्सल है इसका। तो देखते हैं इसको करके। तो इस हेडर सेक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले इसने एक डिव कंटेनर का इस्तेमाल किया है। तो जितने भी सेक्शन आप बनाएंगे उसमें आपको डिव कंटेनर इस्तेमाल करना है। और इसके अंदर इसने हेडर H1 एलिमेंट का इस्तेमाल किया, जिसके अंदर हेडर लिखा हुआ जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और इस डिव एलिमेंट को पहचानने के लिए इसने एक क्लास बना रखा है जिसका नाम है हेडर। तो इसी हेडर क्लास की मदद से इस डिव कंटेनर के ऊपर CSS अप्लाई की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो क्लास सेलेक्टर हेडर का इस्तेमाल करके इस कंटेनर का जो बैकग्राउंड कलर है, जो डिव कंटेनर है, उसका ये किया गया है। और पैडिंग इसमें 20 पिक्सल रखी गई है और टेक्स्ट अलाइन सेंटर रखा गया। तो जो भी कंटेंट अंदर लिखा जाएगा, ये वाला कंटेंट इसको सेंटर में लिखा जाएगा, ये चीज़ है। तो इससे आपका यहाँ पे दिख रहा होगा। और बॉडी में जो है मार्जिन 0 रखा गया, ठीक है। ये बॉडी पे भी CSS अप्लाई किया गया है मार्जिन के रूप में। तो इससे आपका यहाँ पे जो वैल्यू है वो, ये जो सेक्शन है हेडर, ये बन जाता है। उसी तरीके से नेविगेशन बार आपको बनाना है। तो नेविगेट करने के लिए होता है। इसमें आपको कई लिंक बनाने पड़ेंगे। तो लिंक के लिए आपको एंकर एलिमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है, उन एंकर एलिमेंट को यानी लिंक को आपको किसके अंदर रखना है, किसी न किसी डिव कंटेनर के अंदर रखना है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल दिख रहा है आपको, इसको देख लेते हैं। तो ये आपका नेविगेशन बार है, ऊपर हेडर हो गया, नीचे नेविगेशन बार बना हुआ है, और इसमें आपको 3 लिंक बने हुए दिख रहे हैं। तो ये कैसे काम किया गया इसके ऊपर, तो ये तो आपको पता, अभी पढ़ा आपने। और यहाँ पर CSS सप्लाई की गई है टॉप नैव क्लास वाले एलिमेंट के ऊपर। तो टॉप नैव क्लास वाला एलिमेंट कौन सा है, ये डिव एलिमेंट है, ये डिव एलिमेंट है, ठीक। तो इसी के ऊपर, इसी डिव एलिमेंट के ऊपर जिसका क्लास क्या है, टॉप नैव है। तो टॉप नैव CSS सेलेक्टर के जरिए इसके ऊपर CSS अप्लाई की गई है डिव के ऊपर। तो उसको ओवरफ्लो उसका हिडन कर दिया गया है और बैकग्राउंड कलर ये कर दिया गया है। तो ये कलर आपको यहाँ पे दिख रहा है, चाहे तो आप इसको ग्रीन रख सकते हैं, तो ये आपको ग्रीन दिखाई देगा, ठीक। और ओवरफ्लो इसका हिडन कर दिया गया है। ओवरफ्लो हिडन का मतलब है कि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो हाइड हो जाएगी, ठीक है। इसमें स्क्रॉल नहीं लगेगा, हाइड हो जा रही है। जैसे हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पर हाइड हो जा रही है, ठीक है। इसीलिए ओवरफ्लो, जो ये जो कंटेनर था ग्रीन वाला, इसका ओवरफ्लो एरिया जो है वो हाइड हो जाएगा। देखिए सिंपली हाइड हो जा रहा है, जैसे इसको छोटा कर रहे हैं। और उसके बाद ये टॉप नैव जो कंटेनर है, टॉप नैव क्लास से संबंधित जो कंटेनर है, उसके अंदर जो एंकर एलिमेंट है जो कि आपको लिंक बना के दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये सब, इनके ऊपर क्या अप्लाई करने की बात कर रहा है, कौन सा CSS, तो ये CSS अप्लाई की जा रही है, जिसमें फ्लोट क्या रखा गया, लेफ़्ट रखा गया। यानी सारे जो है लेफ़्ट से राइट की ओर फ्लोट करते हुए तीनों एंकर एलिमेंट रखे जाएंगे। तो ये तीनों रखे जा रहे हैं। और इनका डिस्प्ले किस टाइप का किया गया, ब्लॉक टाइप का किया गया है, क्योंकि जो एंकर एलिमेंट होता है वो इनलाइन टाइप का होता है। तो इसका नेचर यहाँ पे क्या कर दिया गया, ब्लॉक टाइप का कर दिया गया है। तो इसको ब्लॉक इसलिए किया गया है क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने फ्लोट लेफ़्ट का इस्तेमाल किया है। और इससे ये जो ब्लॉक हैं, इसके ब्लॉक टाइप के आपको दिख रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छे से आपको दिखता है। और इसके ऊपर अच्छे से आपको पैडिंग भी अप्लाई होगा और टेक्स्ट अलाइन सेंटर ये भी अप्लाई होगा जब हम लोग इस इनलाइन टाइप के एंकर एलिमेंट्स को ब्लॉक टाइप का दिखाने की कोशिश करते हैं।
कुछ इस तरीके से ये होता है। तो यहाँ पर मेन बात वो ये है कि एंकर जो इनलाइन टाइप का एलिमेंट्स होता है इसको ब्लॉक टाइप का बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये थोड़ा सा लिंक जो है अच्छे से दिखाई दे और इस पर बाकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज है ये भी अच्छे से शो हो। इसीलिए यहाँ पर इसके डिस्प्ले को ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। और मेन इसका यहाँ पर फ्लोट की वजह से ये एक लाइन में एक के बाद एक अरेंज हो रहे हैं। नहीं तो अगर आप यहाँ पे फ्लोट की वैल्यू यहाँ से हटाएंगे तो कुछ इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टली आपको दिखेंगे, क्योंकि ये एंकर टाइप के एलिमेंट्स हैं और इनको आपने ब्लॉक टाइप का बना दिया है। यहाँ पर ब्लॉक का मतलब होता है लेफ़्ट टू राइट पूरी विड्थ कैप्चर करके बैठना, ठीक है। तो ये पूरी लेफ़्ट टू राइट पूरी विड्थ कैप्चर करके ये एलिमेंट बैठ गए हैं, एंकर एलिमेंट, ठीक। इसलिए यहाँ पर फ्लोट रखना ज़रूरी होता है ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। और उसके बाद ये जो डिस्प्ले है कलर है, इससे आपका जो टेक्स्ट कलर है वो दिखता है। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर में कर दिया गया, यानी ये जो ब्लॉक है इसके सेंटर में ये लिंक लिखा गया है। और पैडिंग जो है टॉप बॉटम और लेफ़्ट राइट दी गई है। यहाँ से दोनों के बीच में आपको कुछ एरिया बढ़ाना है तो यहाँ से आप लेफ़्ट राइट पैडिंग है बढ़ा सकते हैं। और टेक्स्ट डेकोरेशन रन किया गया है कुछ इस तरीके से है। और उसके बाद इन एंकर एलिमेंट्स के ऊपर जैसे आप हावर करेंगे तो इनका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा और टेक्स्ट का कलर भी चेंज होगा, इस तरीके से है। तो ये हो गया नेविगेशन बार। इसके बाद हो गया कंटेंट वाला। तो कंटेंट वाले में आपने क्या देखा था? तो आपने देखा था यहाँ पर कि यहाँ पर 3 कंटेनर आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा कंटेनर यानी डिव लेना है आपको और उसके अंदर 3 छोटे छोटे कंटेनर लेने हैं जिसके अंदर आपके ये तीनों एलिमेंट आपको दिखाई देंगे। यही यहाँ पर ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो सबसे बड़ा है वो लेफ़्ट टू राइट यानी हॉरिजेंटल नाम से, हॉरिजेंटल क्लास के नाम से आप उसका वो डिव बना लीजिए। जैसे अगर हम लोग यहाँ अंदर देखें तो आप देखते हैं यहाँ पर इसने जो सबसे बड़ा ये, अब यहाँ पर इसको नहीं दिख रहा है तो हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो आपको एक कॉलम दिखेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये जैसे स्क्रीन साइज बढ़ेगी तो ये वाला आपको दिख रहा है, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पर ये मेन कंटेनर है, उसके अंदर कॉलम कॉलम वाले ये जो दिख रहे हैं ये 3 कंटेनर आपको दिखाई देंगे। ये देखिए सबसे बड़ा इसने जो है यहाँ पर सबसे बड़ा जो डिव है वो रो क्लास के नाम से है और उसके अंदर ये एक डिव है, उसके बाद ये दूसरा डिव है और उसके बाद ये तीसरा डिव दिखा रहा है। और तीनों जो डिव हैं तीनों को कॉलम नाम के क्लास से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ताकि इनके ऊपर CSS अप्लाई किया जा सके। तो मेन कंटेनर यानी मेन डिव के अंदर 3 डिव इसने लिए हैं और तीनों डिव का जो नाम है वो जो क्लास है वो कॉलम है, ठीक है। ताकि तीनों के ऊपर एक साथ ये अप्लाई कर सके CSS। तो कॉलम नाम से इनको ये रिप्रेजेंट करेगा कॉलम क्लास से। और यहाँ पर इसने यहाँ पे दिखाया है कॉलम। तो कॉलम क्लास वाले जो तीनों डिव हैं इंटरनल कंटेनर, उनके ऊपर इसने ये अप्लाई किया। तो इनको भी ये फ्लोट लेफ़्ट कर रहा है यानी कि साइड बाय साइड ये दिखाई देंगे। तो अभी तो नहीं दिखाई देंगे, तो जैसे हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो ये लेफ़्ट में, ये भी लेफ़्ट में, ये भी लेफ़्ट में, ये भी लेफ़्ट टू राइट आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्लोट लेफ़्ट किया। अब विथ है 33.33% यानी टोटल विथ का 33% हर एक कॉलम कैप्चर करेगा। तो ये कॉलम देखिए 33% है, ये भी कॉलम टोटल विथ का 33% है, ये भी। और पैडिंग कितनी है? 15 पिक्सल है। और इसके बाद ये भी बता रहा है कि जो मेन रो क्लास वाला कंटेनर है यानी जो सबसे बड़ा कंटेनर है जिसके अंदर ये तीनों कॉलम क्लास वाले कंटेनर हैं, उसके ऊपर ये क्या कर रहा है? ये बोल रहा है कि जैसे आप उसके अंदर ये कुछ कंटेंट ऐड कर रहा है। क्या ऐड कर रहा है वो भी लिख रहा है कि उस रो के बाद में ये लिखेगा क्या कंटेंट ऐड कर रहा है। कंटेंट है एम्प्टी है यानी कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। और डिस्प्ले क्या है उसका? टेबल टाइप का है और क्लियर है बोथ, दोनों साइड से क्लियर रहेगा, यानी इधर से भी क्लियर रहेगा और इस साइड से भी क्लियर है। तो कुछ इस तरीके से ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? तो ये यही बता रहा है कि दोनों साइड से कोई भी नई चीज़ आके नहीं बैठेगी क्योंकि वहाँ पर इसने कंटेंट को एम्प्टी रख दिया है, ठीक है। इसके बाद कोई भी कंटेंट नहीं रखा जाएगा
क्योंकि यहाँ पर इसने सीडो एलिमेंट इस्तेमाल किया है और कंटेंट एम्प्टी रख दिया है और डिस्प्ले इसने टेबल टाइप का कर दिया है और क्लियर बोथ दोनों साइड से क्लियर रख दिया गया। ये फ़ायदा होता है। अब इसके बाद जो नया कंटेंट ऐड करेगा वो इसकी वजह से, इस सीडो एलिमेंट की वजह से, आफ्टर सीडो एलिमेंट की वजह से ये जो चीज़ रखी गई इसकी वजह से नई चीज़ इसके नीचे ही ऐड होगी। वो क्या ऐड होगी? फुटर। तो फुटर को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब ये बोला द मेन कंटेंट इज़ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो होता है वो मेन कंटेंट होता है। इट इज़ कॉमन विथ अनइक्वल कॉलम्स विथ सो दैट द मोस्ट ऑफ the space is reserved for the main content. The site content, if any, is often used as an alternative navigation or to specify information relevant to the main content. तो ये बता रहा है कि जो तीनों कॉलम थी उनमें सबसे जो मेन हिस्सा होता है वो बीच वाले कॉलम का होता है। बीच वाले में ही मेन कंटेंट होता है और दोनों साइड में दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करने के लिए इसको कॉलम्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए होता है। तो यही बता रहा साइट कंटेंट अगर कोई है इज़ ऑफन यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव नेविगेशन और टू स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द मेन कंटेंट। तो इसमें भी जो इन्फॉर्मेशन होती है साइड वाले कॉलम में, साइड वाले दो कंटेनर में, वो यही होती है कि वो जो बीच वाला कंटेनर होता है उसी के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर इसने ये भी बताया कि चेंज द विथ एज यू लाइक, वली रिमेंबर दैट इट शुड एड अप टू 100% इन टोटल। तो ये बता रहा है कि आप विथ को कितना भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको यही याद रखना है कि जो साइज़ है वो 100% टोटल में होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपने किया है, यहाँ पे यही बता रहा है जो लेफ़्ट राइट जो कॉलम है उनके लिए जो विथ है 25% है, यानी कि 25 लेफ़्ट 25 राइट में, तो ये 50% हो गया। और जो मिडिल कॉलम है उसके लिए विथ कितनी है? 50% है। तो ये हमेशा 100% होनी चाहिए दोनों टोटल ऐड करने के बाद। जैसे यहाँ पर 25 + 25 हो गया और ये 50 हो गया तो 100 हो गया। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस हिसाब से कभी भी आपका जो अनइक्वल विथ है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए तो हमेशा इसका और इसका सम, लेफ़्ट राइट का सम हमेशा बीच वाले सम के बराबर आएगा अगर आपने यहाँ पर सेट कर रखा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो पहली वाली रो है इसके लिए इसने 2 क्लास लिए हैं, कॉलम और साइड, और इन्हीं के ऊपर इसने अप्लाई किया है, तभी 2-2 में यहाँ पे दिख रहा है। बस इसके लिखने का तरीका अलग है, डबल डबल यहाँ पे लिखा हुआ, डॉट कॉलम डॉट साइड, क्योंकि दोनों को ये पहचानने की कोशिश कर रहा है। ठीक, केवल कॉलम लिखते तो उससे क्या होता, कॉलम तो तीनों जगह है, तीनों जो डिव हैं उन तीनों को कॉलम क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उसको अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए इसने दूसरा क्लास भी ले लिया। कॉलम साइड और जो लास्ट वाला है कॉलम साइड, इन दोनों डिव के ऊपर यानी लेफ़्ट राइट डिव के ऊपर CSS अप्लाई कर दी इसने, 25% विथ कर दी इसकी। और बीच वाला जो डिव है इसको मिडिल क्लास से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसने इसको पहचानने के लिए इसमें मिडिल भी डाल दिया ताकि इस डिव को पहचाना जा सके। और इसके ऊपर मिडिल वाले डिव के ऊपर इसने 50% विथ रख दी ताकि उसको पहचान कर उसकी विथ को 50% किया जा सके। तो बस ये लिखने का तरीका और कुछ नहीं, ताकि यूनिकली पहचाना जा सके पर्टिकुलर विथ पर्टिकुलर डिव को, पर्टिकुलर कॉलम को। इसलिए इसने यहाँ पर डबल डबल क्लास लिखे हुए हैं, क्योंकि सिंगल कॉलम लिखते तो क्या होता, कॉलम तो तीनों में है, तीनों डिव में है, तो तीनों जो है तीनों की विथ 50% हो जाती, जिससे एरर आ जाती, सही से वेब पेज काम नहीं करता, इसीलिए है। उसके बाद फुटर है, तो फुटर में भी जस्ट जो काम आपने हेडर में किया वही काम आप फुटर में भी करेंगे सेम, इसमें भी कुछ नया नहीं है। ठीक है।